हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ प्रवेश चौरसिया। वेलकम टू जियो आईएएस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। इसके पहले हमने 7073 का रेगुलेटिंग एक्ट, 7084 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद चार्टर एक्ट 1793, 1839, 1833 डिस्कस किया। ये लास्ट चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट 1853 का एक्ट है। जो देखिए क्या हो रहा था, अब धीरे धीरे पावर कंपनी अपने हाथ में ले रही थी और धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म की जा रही थी। तो अब इस एक्ट में क्या हुआ, इसमें देखिए सबसे पहली बात तो एक लास्ट चार्टर एक्ट था। 3 चार्टर एक्ट थे जिसमें, नहीं सॉरी, 4 चार्टर एक्ट है, इसमें चौथा और लास्ट एक्ट है। अब इसमें हम देखते हैं कि कोई फिक्स टाइम नहीं था। मतलब पहले क्या कर रहे थे कि 20 ईयर्स के लिए बढ़ा दिए, लेकिन अब कोई फिक्स टाइम नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के, कंपनी के, है ना। कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी को। बस ये है कि अब पार्लियामेंट जब डायरेक्ट कर दे, कभी भी कंपनी से क्या किया जा सकता है, लिया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट क्राउन के हाथ में, है ना। तो ये इसके थोड़ी बहुत अपन ने चीज़ें डिस्कस की, है ना, कि अब कंपनी के हाथ से जा सकती हैं चीज़ें। अब हम देखते हैं कि इसके मेन प्रोविजन क्या क्या थे। इसके मेन प्रोविजंस जो थे वो हमको देखना है। इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। देखिए सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंस है ये है कि अपॉइंटमेंट किया जाएगा सेपरेट गवर्नर का बंगाल के लिए, है ना। बंगाल के लिए एक सेपरेट गवर्नर रहेगा। अब जो गवर्नर जनरल से अलग पोस्ट होगी। मतलब पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल वही रहता था जो बंगाल का रहता था। इस तरह से जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने ना, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे पता? लॉर्ड डलहौजी। नाम आप याद रखिए। देखिए बहुत सी चीज़ें कंफ्यूज करती है वो, इस तरह से घुमा के पीछे का फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज, है ना, तो वो लॉर्ड डलहौजी होगा, है ना, याद रखिए आप। इसके साथ साथ क्या हुआ, एक बिगिनिंग हो गई थी पार्लियामेंट्री सिस्टम की। मतलब जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी वो और उसकी जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे वो अलग अलग कर दिए गए थे, है ना। मतलब एकदम डिमार्केटेड थे क्लियरली, है ना। इसके अलावा अगर हम देखें जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, वो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें क्या हुआ, एक्सपेंशन किया गया। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी ना, जिसमें जो फोर्थ मेंबर था ना, जो लॉ मेंबर के रूप में जोड़ा गया था, उसको भी इक्वल स्टेटस मिल गया। देखिए देखते जाइए कि कहाँ 4 मेंबर हुए, कहाँ 3 हुए और कहाँ फिर से 4 हो गए, और चौथे को फिर से कब इक्वल स्टेटस मिल गया। यहाँ पे देखिए आप, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं यहाँ। और जो उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, तो वहाँ के जो मेंबर्स 6 थे, अब उनको बढ़ाकर 12 कर दिया गया था। देखिए 2 काउंसिल होती थी, एक गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 4-3 का चल रहा था, वो फिर से 4 हो गए थे, लेकिन अब बढ़ाकर उसको इक्वल स्टेटस दे दिया। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जिसमें 6 मेंबर थे, अब उसको बढ़ाकर 12 कर दिया गया, है ना। इसी के साथ जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ना, उनको जो राइट होता था ना कि सिविल सर्विसेज के लिए वो नॉमिनी देते थे, उस राइट को इन्होंने क्या किया था, खत्म कर दिया था। अब मतलब इनके पास ये राइट नहीं रह गया था कि ये दे सकते हैं नॉमिनी डायरेक्ट। अब फेयर और ओपन जो है वो एग्जाम होगा जिसमें इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और 1854 में तो ओपन कंपटीशन हुआ ही था जिसमें इंडियन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस, है ना। तो इस तरह से चीज़ें बेटर हुई कुछ कुछ इस एक्ट में। ये कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिली इंडियंस को सिविल सर्विस में आने की। इसके साथ साथ जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के 24 मेंबर्स थे ना, उनको मतलब रेड्यूस करके 24 कर दिया गया था। पहले ज़्यादा होते थे, अब 24 कर दिया। इसके साथ साथ इसमें से 18 तो उनके हैं ना इसमें से अब, लेकिन लेकिन अब क्या हुआ, 24 से 18 तो कर दिए इसमें मेंबर। पहले ज़्यादा था, फिर 24 करे, फिर 18 करे इसमें से। और वो 18 से भी क्या होगा, जो 6 नॉमिनेटेड है वो क्राउन के द्वारा किए जाएंगे, है ना। इसके साथ साथ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसमें जो लोकल रिप्रेजेंटेशन था ना, वो पहली टाइम आया था। फर्स्ट लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो काउंसिल में गए थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और वो थे बंगाल से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से एंड आगरा से। ये काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि ये पूछी जा सकती है कि कब हुआ था फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन, किस एक्ट के द्वारा। तो आपको याद रखना है 1853 के चार्टर एक्ट में ये प्रोविजन बना था, है ना। अब हम इसके साथ देखते हैं लास्ट एंड फाइनल इसके इम्पैक्ट। देखिए हमने प्रोविजन देखे, इसके इम्पैक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको इम्पैक्ट याद रखने चाहिए, है ना। आप यूपीएससी का कर रहे हो प्रिपेयर, मेंस में हर कोई आंसर लिखना पड़ा तो देखिए इनने तो क्या एक बैलेंस बना दिया था। दो ओपिनियन जो थी कि कंपनी रूल को आप एंड एंड कर लीजिए, रिन्यूअल कीजिए चार्टर्स का, अथॉरिटी ले लीजिए, है ना।
और कंपनी रूल भी चलने दीजिए। इन दो, एक क्राउन और वो वाली बात चल रही थी, दोनों के बीच उन्होंने बैलेंस बनाया। इसके साथ साथ क्या उन्होंने सीओडी के मेंबर्स रिड्यूस कर दिए, तो जो उनको प्रिविलेज मिल रहा था वो प्रिविलेज और पैट्रोनेज वो खत्म हो गया टोटल, है ना, जो वो उनके पास पावर्स थी, है ना, क्योंकि अब तो एक तो नॉमिनी भी क्राउन करेगा। मेन प्रॉब्लम ये भी हो रही थी कि अब कैसे चीजें चलेंगी। देखिए ये सब को पहले ही बता दूं, ये सब इनके कॉलोनियल इंटरेस्ट में था, मेन काम तो इनका कॉलोनियल इंटरेस्ट था, है ना। ब्रिटिशर ने इसको कभी क्रिटिसाइज किया था कि क्यों इंडियंस को काउंसिल में ला रहे हो, क्यों उनको सिविल सर्विसेज में ला रहे हो, है ना। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये एक्ट डिस्कस किया। आप चैनल को लाइक कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो हमें, है ना। और वीडियोस के लिए थैंक यू सो मच।